देखो क्वेश्चन आंसर आ गए थे हम लास्ट वाले में। फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन फ्लोरीन बट ग्रेटर देन नाइट्रोजन, और इसका रीजन है आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट फॉलो द फॉलोइंग ऑर्डर। तो इसमें से आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है, रिप्लाई करना। फोर्टी फाइव का आंसर आपको कौन सा सही लग रहा है? ओके हेमंत एंड अंबिका, आपको कौन सा आंसर लग रहा है इसमें से सही? आवाज आ रही है मेरी आपको? ये नेटवर्क कट तो नहीं रहा कहीं? देखो इसका आंसर मैं बता देता हूं। ओके क्लियर है ना? ओके तो इसका आंसर है 45 क्वेश्चन का आंसर है सी। 45 क्वेश्चन का आंसर है सी। सी का मतलब हुआ कि असर्शन इज राइट एंड रीजन इज रॉन्ग। देखो रॉन्ग क्यों है? क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी में जो इन तीनों का सीक्वेंस होता है वो क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा फ्लोरीन, ठीक है, उसके बाद होगा नाइट्रोजन और फिर होगा ऑक्सीजन। ध्यान रखना इसमें हाफ फील्ड होता है और हाफ फील्ड की वजह से इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाती है ऑक्सीजन से। लेकिन ये दो स्टेप ज्यादा नहीं होता, ध्यान रखना दो स्टेप ज्यादा नहीं होगा कभी भी, केवल वन स्टेप ही ज्यादा होता है। इसीलिए ऑक्सीजन से ही ज्यादा होगा, नाइट फ्लोरीन से ज्यादा नहीं होगा। इसीलिए जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सीक्वेंस है वो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, फिर नाइट्रोजन का। क्यों होगा? क्योंकि इसमें हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल होता है, हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल, और जो हाफ फील्ड होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन सबसे लास्ट आएगा, तो ये वाला सीक्वेंस हो गया गलत। कभी भी ध्यान रखना, अगर आपको श्योर हो गया कि एक तो 100% गलत है, तो ये मान के चलो दूसरा 100% सही है, ठीक है। अगर आपको कभी भी एक चीज श्योर हो गई इसमें असर्शन रीजन में, तो कि इसमें कोई भी दो रीजन कभी भी गलत नहीं होंगे। अगर एक गलत है तो दूसरा सही होगा किसी भी हालत में। दूसरा उसने क्या लिखा है देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन फ्लोरीन, तो बिल्कुल सही है। बट ग्रेटर देन नाइट्रोजन, तो बिल्कुल सही है क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फील्ड होता है, तो हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की उसकी टेंडेंसी कम हो जाती है। इसीलिए नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी लेकिन फ्लोरीन से कम होगी। यानी इसका ऑर्डर हो जाएगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ये बिल्कुल सही है और दिस वन इज रॉन्ग, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 45 के बाद आते हैं, कल आपको मैं संडे एक पहले पूरा पेपर देता हूं आपको, और फिर उसका डिस्कशन करेंगे हम लोग। ध्यान रखना पहले आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है 90 मिनट में, और फिर उसको हम डिस्कशन करेंगे 2 आवर्स आगे। तो एक पूरा पेपर कल ऐसे डिस्कशन होगा, पहले आपको करना है कि आपने कितना टाइम लगाते हो, और फिर चेक करो अपने आप को, और उसके बाद फिर डिस्कशन होगा उसी में जो डाउट होंगे। 46 क्वेश्चन आंसर है, एल्काइल हैलाइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। रीजन है इसका, एल्काइल हैलाइड हैव हैलोजन अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिड कार्बन। तो इसमें से कौन सा आंसर लग रहा है आपको? 46
ओके अंबिका। और इसके अलावा कोई आंसर? अंबिका, हेमंत, ओके, दो ने आंसर दिया। और कोई आंसर? इसका आंसर बता देता हूं मैं आपको। इसका आंसर दोनों ने सही दिया है, अंबिका एंड हेमंत, वेरी गुड। दोनों ने सही आंसर दिया। देखो, एल्काइल हैलाइड होता है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में। वाटर में कौन सी चीज सॉल्युबल होगी? अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी चीज है जो वाटर में सॉल्युबल होगी। उसके दो रीजन है। पहला, जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है वो वाटर में सॉल्युबल है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो। सेकंड है जिसमें ज्यादा पोलैरिटी होती है, हाई पोलैरिटी। तो जो एल्काइल हैलाइड होता है वो बहुत लेस पोलर होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड है कि ये मेन क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। इसीलिए एल्काइल हैलाइड जैसे CH3Cl, फ्लोरीन, तो ये वाटर में इंसॉल्युबल होगा, तो ये बिल्कुल राइट है। और एल्काइल हैलाइड, देखो एल्काइल हैलाइड में C हो गया, Cl हो गया, तो यहाँ पे जो ये कार्बन होगा, कार्बन में चारों सिंगल बॉन्ड है, तो चारों सिंगल बॉन्ड का मतलब 1s है और 3p है, टोटल 4 हो गए। तो जो कार्बन होगा उसमें sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। दोनों राइट है, लेकिन इसका रीजन ये नहीं था, इसीलिए बी इज द राइट आंसर। ठीक है, दोनों करेक्ट हैं, लेकिन रीजन इज नॉट परफेक्ट, तो बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 47 में। क्वेश्चन नंबर 47। अब इसमें से बताओ क्वेश्चन नंबर 47 में कि मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन चेंज विद टेम्परेचर, और मोलैरिटी इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 47 वाला क्वेश्चन, जो आपको लगता है कोई बात नहीं अभी फ्री हो, लेकिन एक बार जब आपको आंसर आ गया, अब नेक्स्ट टाइम इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अभी आपको क्या लग रहा है उसके बेस पे आप आंसर करो। ओके, श्रुति एंड यामिनी। और इसके अलावा हेमंत, सुमित एंड अंबिका। अच्छा अंबिका, ओके, सुमित। तो लगभग लगभग आप सबने इसका आंसर सही दिया है। ठीक है, ऑल आर राइट। देखो, मोलैरिटी, मोलैरिटी या वो कोई भी चीज जिसमें वॉल्यूम यूज होता है, ध्यान रखना, जिसमें भी वॉल्यूम यूज होगा वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना, कोई भी चीज जिसमें वॉल्यूम यूज हो रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, तो ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी ये टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगा। तो जिस फॉर्मूले के साथ भी वॉल्यूम यूज होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो मोलैरिटी में क्या होता है, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो इसका मतलब ये टेम्परेचर के साथ चेंज होगा, तो दिस इज द राइट। लेकिन मोलैरिटी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, आपके पास चार ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फोर्थ है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके अलावा हमारे पास कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट हो जाता है रॉन्ग। तो ए इज राइट एंड आर इज रॉन्ग, दैट इज सी। तो ये हो गया आपके पास सी ऑप्शन। अब 47 के बाद 48 पे, 48 SO2
इज रिड्यूसिंग वाइल TeO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, ये वाला बोर्ड में आया क्वेश्चन है, ये वाला ठीक, ये क्वेश्चन डिक्टो है जो बोर्ड में आया हुआ है SO2 और TeO2 का। ये 2015 के आसपास में आया हुआ है ये क्वेश्चन, 15-16 में क्वेश्चन ही आया हुआ है कि SO2 होता है और रिड्यूसिंग होता है, लेकिन TeO2 ऑक्सीडाइजिंग होता है। और सेकंड है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 टू TeO2। तो 48 का आपको क्या लग रहा है आंसर? देखो, ये दोनों 16 ग्रुप के हैं, ये आते हैं ओल्ड स्टाइल से टेपो। तो ये दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं, एस और SN TE दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं। ठीक है, दोनों ऑक्साइड बना रहे हैं, लेकिन एक का ऑक्साइड हो रहा है रिड्यूसिंग एजेंट का और दूसरे का ऑक्साइड होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। क्यों? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके यामिनी, हेमंत, और कोई आंसर? यानी अंबिका, श्रुति, सुमित। ओके, अंबिका। अब है श्रुति एंड सुमित, SS। तो आप सबने सही आंसर दिया है, वेरी गुड, अगेन बहुत बढ़िया है अगर आपने अपनी तरफ से दिया है। दिस आंसर इज राइट। मैंने आपको पहले ही कहा था, ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन था और एक ही ग्रुप के दोनों मेंबर हैं, लेकिन एक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ? जो दूसरे को रिड्यूस करेगा। ठीक है, जो दूसरे को रिड्यूस करेगा लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देखो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +4 है, और जब इसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, तो जब इसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या हो जाएगा, ये +4 से +6 में चला जाएगा, यानी SO3 बन गया या H2SO4 बन गया। तो ये खुशी खुशी चला जाता है, जितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा उतना रिड्यूसिंग ये उतनी जल्दी इसमें पहुंच जाएगा। तो ये राइट है। और जो TeO2 होता है, अब ये क्यों नहीं जाता? TeO2 होता है, इसका भी +4 है, अब ये +6 में क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे अगर आपने पढ़ा होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट जो हायर वाले में लगता है, तो जो हायर वाले होते हैं उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने से ये +6 बन नहीं पाता, तो ये हायर में नहीं जा पाएगा कभी भी। +4 से +6 में जंप नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये क्या होता है, +4 से +2 में ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा हो जाता है, D और F आपको सपोर्ट करते नहीं है, तो जो न्यूक्लियस पूरा फोर्स बाहर पे लगाएगा उसे अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, इसीलिए +4 के बजाय +2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद करेगा, इसीलिए ये वाला जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। और रीजन भी वो कह रहा है सही है कि जो रिड्यूसिंग करेक्टर वो डिक्रीज हो जाएगा S से TE तक। तो मेन इसका रीजन वैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता है, लेकिन इसको भी वो एक रीजन मान लेता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट वैसे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है जो डाइऑक्साइड की वो चेंज होती जाती है, लेकिन उन्होंने इसको सही एज्यूम किया हुआ रीजन से। तो इसका आंसर ए इज राइट आंसर। ठीक है, ए राइट है। तो ध्यान रखना इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट का रोल है। अब क्वेश्चन नंबर आता है, ये मैंने आपको बता दिया था 2015-16 में ये बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा क्यों होता है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसमें से कौन सा आंसर आप करोगे? ये एक बार पहले भी आ चुका है क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन तो पहले भी आ चुका है। और इसके अलावा ओके, हेमंत एंड अंबिका, दो आंसर आ गए हैं। यामिनी, और कोई आंसर? चलो अब मैं बता देता हूं आपको इसका आंसर। इसका आंसर अंबिका और यामिनी ने सही आंसर दिया है। हाँ, श्रुति राइट आंसर है। ठीक है, इसका आंसर है सी। देखो, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं कह सकते हम किसी को भी। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब हर जगह पे सेम वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, वो यूनिवर्सल होता है। जैसे वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर में आप किसी भी चीज को डिजोल्व करोगे, देखो आप हर चीज को लाते हो और हम कहते हैं इसको डिजोल्व इन वाटर, डिजोल्व इन वाटर। क्यों करते हो डिजोल्व इन वाटर? कोई भी सब्सटेंस लाते हैं हम उसे कहते हैं इसको डिजोल्व इन वाटर, और कोई चीज कहते नहीं। तो वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। उसका भी एक रीजन है, अगर कोई पता बता सकता है तो। अगर वाटर को एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं तो उसका रीजन कोई बता सकता है आप में से कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी इसमें हर एक चीज डिजोल्व हो जाती है। आप किसी भी चीज को मिक्स करो, एक्स को, वाई को, जेड को, हम सबको कहते हैं वाटर में मिक्स कर दो, तो वाटर में मिक्स करने के बाद वो डिजोल्व भी हो जाती है। ठीक है, उसका रीजन क्या है? वाई। यानी क्वेश्चन अगर आ गया आपके पास कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाई, कौन आंसर देगा? तो ये वाला स्टेटमेंट तो 100% रॉन्ग हो गया, 100%, क्योंकि ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए यही ऑप्शन सही होगा कि थोड़ा बहुत ये नेचर पे भी डिपेंड करता है सॉल्वेंट के, इसीलिए सी इज द राइट आंसर। ए असर्शन इज राइट एंड रीजन इज रॉन्ग। ठीक है, अब इसका कोई आंसर मुझे बता सकता है कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, व्हाई? तो इसका एक वर्ड में एक टिपिकल आंसर है। किसके बेस पे हम इसे बताते हैं? केवल एक वर्ड का आंसर है वो, एक वर्ड का। अगर किसी को पता हो आप में से तो। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था लेकिन आप भूल गए शायद कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, व्हाई? तो एक एक वर्ड का इसका आंसर है बस। ओके, यामिनी एंड अंबिका, ठीक है, वेल ट्राई, सही आंसर है, आसपास है। और इसके अलावा चलो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। नहीं, हेमंत मिस कर गया आप। देखो इसमें क्या करना है कि इसमें एक वर्ड मैंने आपको बहुत बार बताया था जब मैं आपको बता रहा था SN1 SN2, अगर आपको याद हो, जब मैं आपको SN1 SN2 डीप में बता रहा था तो वहां पे मैंने ये वर्ड यूज किया था वाटर के लिए। तो वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वैल्यू हाई होती है। एक वर्ड इसमें आता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डाई इलेक्ट्रिकल कॉन्स्टेंट भी कह सकते हैं। जो वाटर होता है उसका डाई इलेक्ट्रिकल कॉन्स्टेंट की वैल्यू हाई होती है, हाई। ठीक है, और जब इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हाई होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हुआ? किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने की एबिलिटी, ये नहीं, इसकी वैल्यू होती है 80, यानी 80 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होता है औरों से। ठीक है, इसीलिए इसके आसपास कोई नहीं होता है। एल्कोहल भी 35 होता है, जो एल्कोहल हो गया C2H5OH। अगर आपने ये एसिड ले लिया तो ये 5 होता है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी केवल ये 5 टाइम्स होगा। तो इसके कंपैरिजन में वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। और डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है एबिलिटी टू ब्रेक डाउन, किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करने की एबिलिटी सबसे ज्यादा वाटर की होती है। तो उसके लिए टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाई, डाई का मतलब टू, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, टू चार्ज, जिसमें दो चार्ज डेवलप होते हैं, पोलर होता है। तो इनडायरेक्टली तो आपने सही कह दिया दोनों ने, लेकिन डायरेक्टली में क्या है, ये एक टेक्निकल वर्ड यूज होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हाई होती है, इसीलिए वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट।
अब क्वेश्चन आते हैं 50 पे। अब ये बताओ 50 में मैच द कॉलम, ये तो बायो वालों के लिए अच्छा है। अमाइनो एसिड, थायमीन, इंसुलिन, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज एंड यूरेसिल। और आपके पास 4 ही ऑप्शन है यहाँ पे, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड ज्विटर आयन। तो बताओ आप कौन किसके साथ जाएगा। एक दो भी आपके करेक्ट हो गए तो लगभग सही हो जाता आंसर। फिफ्टी वाला क्वेश्चन। ओके ओके ओके, ऑप्शन 4। ओके। और अंबिका, यामिनी, बायो वाले तो जल्दी बता देंगे, आपको तो ये पता होगा, आपके पास ये चैप्टर भी है, बायो में भी है। एक से भी आपको इसका आंसर आ जाएगा, एक दो से भी इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। अंबिका ओके, यामिनी, ओके 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 हेमंत, और इसके अलावा श्रुति। हाँ उसने सही कहा है वैसे। क्या नाम है, हेमंत। देखो आपको देखना है कि रिलायबल ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। देखो अमाइनो एसिड के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, ए भी है और डी भी है, ठीक है। लेकिन आप इसमें से कौन सा बेस्ट चूज करोगे। सेकंड देखो थायमीन है, थायमीन किस में होगा, सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, थायमीन किस में होता है, डीएनए में होता है, ठीक। अब इंसुलिन किस में होता है, इंसुलिन इज टिपिकल प्रोटीन, तो आप क्या करो इसको ए मान लो, क्योंकि इसके पास दो ऑप्शन है लेकिन आपको एक ही चूज करना है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट को डी कर लो फिर, क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं हो, ठीक है। फर्स्ट का डी, तो फर्स्ट के डी में आपके पास दो ऑप्शन आ गए। अब देखो सेकंड का सी, सेकंड का सी एक ही ऑप्शन है बस, तो ये आपका आंसर हो गया। हाँ हाँ, फिफ्थ वाला एक्स्ट्रा होता है, फिफ्थ वाला एक्स्ट्रा है। आपको चार में से ही करने हैं, फिर इसमें से चार में से ही आपको इसको सिलेक्ट करना है। ये आपको क्या करता है कि कंफ्यूज कर देते हैं वो, हाँ ये वाला इन्होंने गलत कर दिया, ये ऐसे ये फिफ्थ वाला डाल दिया, यहाँ पे ऑप्शन में 5 डाला ही नहीं कहीं पे, ठीक है। ऑप्शन में 5 डाला ही नहीं, अच्छा ये लिखा है देखो, ये 5 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, लिखा हुआ ऑप्शन में 5 भी, लेकिन आपको 4 ही ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 भी इसने मेंशन किया हुआ है किसमें, लेकिन इसने 5 का ऑप्शन लिखा है डी, तो डी तो बिल्कुल गलत है, तो इसीलिए ये दोनों तो हट गए, ए और सी तो बिल्कुल हट जाएंगे, क्योंकि 5D तो हो नहीं सकता। यूरेसिल क्या हो सकता है, यूरेसिल या तो आरएनए में होगा या तो न्यूक्लिक एसिड होगा, ठीक है। तो आरएनए में होता है यूरेसिल, तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं आपके पास, इसीलिए फिफ्थ वाला तो हटा दो आप, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी इज द राइट ऑप्शन, बी। ये उसने, हाँ श्रुति एंड अंबिका दोनों ने सही आंसर दिया इसका, और यामिनी, ठीक है, वेरी गुड। तो इसमें देखो यहां से मैच करना आपने, फर्स्ट का डी देखो ये हो गया, सेकंड का सी ये हो गया, सेकंड का सी सॉरी ये हो गया, थर्ड का ए इंसुलिन प्रोटीन होता है, इंसुलिन किस में होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन में। और फोर्थ का बी, बी यानी न्यूक्लिक एसिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है दो न्यूक्लिक एसिड के बीच का, वो होता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, तो इसीलिए बी इज द राइट ऑप्शन। तो ये ऐसे मैच द कॉलम भी आएंगे आपके पास।
अब क्वेश्चन नंबर 51, यही आइडियल जो मैंने आपको पेपर बता दिया, यही पेपर आएगा ऐसे ही सेम, जो हमने पहले भी भेजा था, एक अभी भी है, सेम यही क्वेश्चन आएगा, मतलब पैटर्न यही आएगा। आपको ध्यान रखना है, सेक्शन ए में 25 क्वेश्चन 20 अटेम्प्ट करने हैं, सेकंड में 24 क्वेश्चन 20 अटेम्प्ट करने हैं। 25 करोगे तो फर्स्ट 20 अटेम्प्ट होंगे, बस चेक होंगे। अब 51 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉगस इज करेक्ट, इनमें से कौन सा है जो करेक्ट होगा? इन सब में से, इन दोनों में चेक करके देखो, इन दोनों में चेक करके देखो, इन दोनों में चेक करके देखो, सॉरी इन दोनों में और इन दोनों में चेक करके देखो, कौन सा ऐसा जिसमें दोनों करेक्ट है? दोनों करेक्ट है, वो कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें दोनों आंसर करेक्ट दिए हुए हैं? बताओ, ए बी सी डी में से कौन सा ऐसा आंसर है जिसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट है? पहला है नाइट्रोजन आर्गन, दूसरा है कार्बन जिनॉन, थर्ड है XeF2 और ClF3 और फोर्थ है हीलियम एंड आर्गन। ओके, यामिनी एंड हेमंत। अब आप लगा सकते हो कि ओके श्रुति, अब आप ये लगा सकते हो कि पहले क्वेश्चन पेपर में अगर आपने पूरा अटेम्प्ट किया, और एक क्वेश्चन इसमें ध्यान रखना, एक क्वेश्चन जो होता है, ओके अंबिका, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? एक क्वेश्चन होता है आपके पास 35/45 मार्क्स का। हाँ हेमंत, बिल्कुल सही कहा, 0.77 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब आपने जितने क्वेश्चन किए हैं, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन जो आपका आया 18.1, तो वो 1 प्लस हो जाएगा, यानी 18 + 1 यानी 19 हो जाएगा। बस इतना आपको बेनिफिट मिलता है, बाकी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें से जो आंसर दिया है वो दिया है अंबिका ने और श्रुति ने एंड यामिनी ने, तीनों ने सही आंसर दिया। ठीक है, कौन चूक गया इसमें से? हेमंत, पहली बार भी हेमंत ने मिस कर दिया। देखो, फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग है, ये वाला सही है लेकिन ये रॉन्ग है, क्योंकि ऑर्गन होता है 18, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड में कार्बन मैक्सिमम कंपाउंड बनाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन कहता है जिनोन तो बनाता ही नहीं, और नीचे उसने जिनोन का ही कंपाउंड दे दिया। ठीक है, जिनोन को ये कह रहा है कोई कंपाउंड नहीं बना रहा, और नीचे जिनोन का ही कंपाउंड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कंट्रोवर्सी कर देता है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। थर्ड में ये जिनोन का ठीक है लीनियर, लेकिन ये ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होता, ये होता है टी शेप। टी शेप क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं, और क्लोरीन के बाहर 7 होते हैं, तो 7 का मतलब होता है 7 - 3 यानी 4, 4 का मतलब 2 लोन पेयर, तो ये बन गया आपका टी शेप। ठीक है, टी शेप बन गया ये आपके पास, फ्लोरीन फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, तो टी शेप हो गया, इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो जब तीनों रॉन्ग हो गए तो ये फोर्थ वाला तो 100% सही होगा ही होगा। ये मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए यूज होता है, जो भी बैलून्स वगैरह बढ़ते हैं जिसमें आप चेक करते हो, इसे ऊपर भेजा जाता है, तो वो हीलियम वगैरह से भर सकते हैं, और मेटलर्जिकल प्रोसेस में हम आर्गन को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये वाला आंसर राइट है और बाकी सारे रॉन्ग है, तो क्वेश्चन नंबर 51 का डी आंसर। अब 52 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 है, इसमें से बताओ, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ए नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, बी। अच्छा, ए और बी बताना आपने इसमें से कौन। अच्छा, ए है नॉन सुपर इम्पोजिबल और बी होगा मिरर इमेज, तो इनमें से कौन सा आंसर आपको लग रहा है 52 का? अच्छा, ए ये है, सॉरी, ए है आपके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए ए, और नॉन सुपर इम्पोजिबल बट मिरर इमेज के लिए बी। तो आप बताना है ए और बी क्या होगा। जिसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नॉन सुपर इम्पोजिबल है मिरर इमेज के वो बी है। तो बताओ इसमें से कौन सा आंसर आप टिक लगाओ? यामिनी हेमंत, ओके, अब अलग अलग आंसर आ गए हैं, तो देखते हैं कौन सा सही होगा।
नेक्स्ट वन इज श्रुति अंबिका। ओके, श्रुति एंड अंबिका। ओके, तो तीनों ने फिर से सही आंसर दिया है। हेमंत आप फिर से रह गए। ए इज द राइट आंसर। देखो, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला के दो ही ऑप्शन थे, तो ए और डी बिल्कुल सही किया। लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑफ इट्स मिरर इमेज होता है इनेंशियोमर। इनेंशियोमर इज नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑफ इट्स मिरर इमेज, इज कॉल्ड इनेंशियोमर। स्टीरियोमर्स क्या होता है? स्टीरियोमर्स होता है कि जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह सब सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन डिफरेंट होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस। स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस, यानी स्पेस में जो एटम का अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, उसे कहते हैं स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, अगर आपने यहाँ से ए बी सी डी इस तरीके से कर दिया, ई एफ, और अगर आपने इन दोनों को चेंज कर दिया, केवल स्पेस में चेंज किया है बस, तो ये दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। आपने किया कुछ नहीं, पहले हाथ इधर था लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में, अब आपने हाथ को क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। सी इधर ले आए, बी इधर ले आए, तो स्पेस में आपने अरेंजमेंट कर दिया। कहता बस इतना बहुत है, आपने ये अरेंजमेंट चेंज किया और ये दूसरा कंपाउंड बन गया। अब ये वो नहीं है जो पहले वाला समझ रहे थे आप। ठीक है, ये क्या है? ये डिफरेंट है और ये वाला डिफरेंट है। आपने क्या किया? केवल स्पेस में चेंज कर दिया बस, और वो दूसरा कंपाउंड बन गया, उसे कहते हैं स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो मतलब होता है स्पेस। अगर आप स्पेस के अरेंजमेंट में चेंज करोगे तो वो हो जाएगा स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 53 पे। 53 ये साइकिल आपको पता है, मैंने इससे पहले भी बताई थी आपको। बताओ आप 53 का 1 आपको ए जी प्लस दे दिया इतना और आई माइनस दिया इतना, तो बताना है कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे लगता है रेडियस रेशियो, और ये रेडियस रेशियो आपको दिया हुआ है ऊपर। ये रेडियस रेशियो की वैल्यू आपको दे दी ये, ताकि आप याद कर लो इसे। याद भी ना करना पड़ेगा, आपके पास सब कुछ है। बोला कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो, बस ये कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो। क्या करना है आपको? डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद देखना है किस रेंज में आ गया। जिस रेंज में आएगा वही उसका क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो कुल मिला के सिर्फ क्या है? 126। जो भी कम वैल्यू से ऊपर रखो, जो ज्यादा वैल्यू से नीचे रख दो, सीधी सी बात है, क्योंकि 1 से कम है। बस इसको जो डिवाइड करके आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। हाँ अंबिका, वेरी गुड। तो ये आंसर हो गया है श्रुति, राइट। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑक्टाहेड्रल, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इज द राइट आंसर। दोनों ने सही बताया, श्रुति एंड अंबिका। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन और है, फिर उसके बाद हम लोग पहले वाला क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर देते हैं। अब ये देखो, इसमें फिर कैटायन मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनायन। ठीक है, और आपको क्या दे दिया? ये स्क्वायर प्लेनर दे दिया। तो स्क्वायर प्लेनर के लिए क्या करोगे आप लोग? यहाँ देखो ऊपर जाके, स्क्वायर प्लेनर के लिए जो इनिशियल वैल्यू है उसे माना जाएगा। इनिशियल वैल्यू कितनी है? ये है। जब भी स्क्वायर प्लेनर की बात आएगी तो ध्यान रखना क्या करना है आपने? आर प्लस और आर माइनस इज इक्वल टू जो इसकी इनिशियल वैल्यू है उसे माना जाएगा स्क्वायर के लिए। अब उसने आपको एक वैल्यू दे दी, बोलेगा बताओ दूसरी वैल्यू क्या होगी, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके आपने आंसर निकालना, कभी भी ध्यान रखना। तो अब इसमें से मुझे आंसर बता दो क्या हो सकता है। अभी टाइम कम है, एक बार एक लास्ट क्वेश्चन बचा है इसमें। तो यहां तक में क्या लग रहा है आपको? आर प्लस की वैल्यू दे दी है, ये प्लस वाली वैल्यू दे दी है, माइनस बताना है, यानी आर प्लस और आर माइनस इज इक्वल टू 0.414। अब बता दो आंसर क्या हो सकता है। ये तो वैसे भी करोगे तो आंसर आ जाएगा।
तो इसको इससे इसको क्या किया आपने, अच्छा r माइनस इज इक्वल टू, ये तो बहुत आसान सा है। हाँ एक ने दे दिया आंसर, किसने दिया है, हेमंत, नो मिस कर गए आप। हाँ अंबिका ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। अंबिका ने इससे पहले भी सारा पेपर सॉल्व किया था, वेरी गुड। तो ये आंसर डी है, करके देखना आप लोग, डी आंसर आएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, ओके यामिनी, अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट बचा हमारे पास, इसके बाद फिर से रिज्वाइन करना आपने। गुड फिट इज कंसिडर्ड टू बी वन वेयर द कैटन कैन टच। गुड फिट कौन सा होगा बताओ, जिसमें बहुत अच्छी तरह से फिट होगा, वो कौन सा होगा 55 का। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मिनट लेफ्ट है, फास्ट। वेरी गुड यामिनी, श्रुति, राइट आंसर, ठीक है। अंबिका, ऑल आर राइट, वेरी गुड। तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। रिज्वाइन हो जाओ सेम आईडी पे, ए इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल सही आंसर है। जितना सबसे टच होगा वही आंसर है, ठीक है, वही गुड फिट हो जाएगा। तो रिज्वाइन करो सेम आईडी पे।